हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो जैसे कि आज का आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो मैं बता देती हूँ, आज मैं बात करने वाली हूँ नीदरलैंड्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। अगर आप इंडिया से आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है, तो उसका एज अ कपल या फिर एज अ फैमिली अगर कोई आता है तो उसका यहाँ का मंथली कॉस्ट कितना हो सकता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। वैसे देखा जाए तो नीदरलैंड्स बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर आप गूगल करोगे मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड तो नीदरलैंड्स में उसका नंबर 17 नंबर पे है। तो वैसे तो नीदरलैंड्स बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, जैसे अभी आपको पता चल गया। लेकिन अब जब आप इंडिया से पहली बार आते हो यहाँ पे और कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो सारी चीज़ें आपको बहुत महंगी लगती है, क्योंकि अगेन ये बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद तो सारी चीज़ें आपको महंगी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप सबको बताया जाए कि अगर आप नीदरलैंड्स में रहते हो एज अ फैमिली या फिर एज अ कपल तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है। एक मैं आपको रफ़ आइडिया देने वाली हूँ। मे बी ये अमाउंट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ये चेंज हो सकता है। तो मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूंगी कि यहाँ पे रहने का आपका कॉस्ट क्या हो सकता है और मंथली एक्सपेंस आपका क्या हो सकता है। जैसे आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका हाउस रेंट हो गया, आपके महीने के ग्रॉसरी के खर्चे, तो क्या क्या यहाँ पे रहने के बाद में आपका क्या एक्सपेंस हो सकता है। तो उसी के बारे में आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको इससे कुछ आइडिया मिल जाए। अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पे रहने का, तो उस हिसाब से आप थोड़ा कैलकुलेट करके अपना बजट यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ के हाउस रेंट के बारे में। हाउस रेंट का यहाँ का कॉस्ट के बारे में अगर आपकी सैलरी का अगर आप बहुत बड़ा पार्ट देखो तो वो आपका हाउस रेंट करने में ही बहुत बड़ा पार्ट आपका चला जाता है आपकी सैलरी का। तो मतलब आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस तो यहाँ पे हो गया, आप रेंट पे घर लोगे वही आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस आएंगे आपके वो इससे थोड़े कम होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपका जो हाउस रेंट का एक्सपेंस है वो बहुत सारी चीज़ों से वैरी करेगा। जैसे कि आप कौन सी सिटी में रहना चाहते हैं, आप सबब में रहना चाहते हैं। जैसे आप चाहोगे कि आप एम्स्टर्डम में रहना चाहता हूँ तो एम्स्टर्डम तो नीदरलैंड का सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। जैसे फिर और यूट्रेक हो गया, द हेग हो गया, एंडोवन हो गया, ये सारी सिटीज़ भी एक्सपेंसिव है। लेकिन अब जब इंडिया से पहली बार आते हो तो आप चाहोगे कि मैं कोई सिटी में ही रहना प्रेफर करूँगा। आप कंट्री साइड या फिर सबअब साइड थोड़ा जाना अवॉइड करोगे। तो जहाँ पे सारे इंडियंस रहते हैं, जिन सिटीज़ के मैंने नाम बताए, वहीं पे ये सब इंडियंस रहना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ का इन एरिया का हाउस रेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे हाउस रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड जो फैक्टर आता है वो है आपको हाउस लेना है या फिर अपार्टमेंट लेना है। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है। और आपका जैसे आप कपल आते हो तो आप सोच सकते हो 1 BHK लेना है, 2 BHK लेना है, फैमिली आ रही है तो मे बी आप 3 BHK भी ले सकते हो। वो आपका चॉइस है आपको क्या लेना है। तो उस हिसाब से आपका रेंट भी वैरी करेगा कि आपका घर का साइज़ कैसा है और सिटी से कितना पास में है, सिटी के बीच में है, ये सब चीज़ों से भी आपका हाउस प्राइस वैरी करेगा। और जो सेकंड चीज़ आती है वो है, अगर जैसे आप फैमिली के साथ आ रहे हो जैसे मैंने कहा, तो फिर आपको इंटरनेशनल स्कूल चाहिए होगा आपके घर के पास में। तो अगर आपको इंटरनेशनल स्कूल आपके घर के पास में चाहिए तो फिर ये इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका हाउस रेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर सिटी में रहते हो तो ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सेस करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। तो मोस्टली पीपल जो प्रेफर करते हैं कि हम सिटी के पास ही रहें, तो इस वजह से भी आपका हाउस रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1000 to 1600 यूरो पर मंथ आपका रेंट आ सकता है। तो इसमें आप सिटी के बाहर पकड़ के चलिए ये रेंज में, या फिर सिटी में पकड़ के चलिए, या फिर उसमें दो फैक्टर और होते हैं। जैसे आप फर्निश ले रहे हो या फिर अनफर्निश ले रहे हो। अगर फर्निश ले रहे हो तो थोड़ा महंगा पाएगा और अनफर्निश ले रहे हो तो थोड़ा सस्ता आएगा, बट उसमें आपको फर्निश कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ का रेंट बेस होता है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा।
अभी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है यूटिलिटीज़ की कैटेगरी। तो यूटिलिटीज़ में आपका आता है गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में बहुत एक्सपेंसिव है नीदरलैंड में गैस यूज़ करना। यहाँ पे गैस बहुत ही महंगा है और इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी महंगा ही है। तो पकड़ लीजिए आप, आपका आएगा मंथली गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का जो बिल आएगा आपका 120 यूरो से 150 यूरो के बीच में आपका आ सकता है। अगर आप 2 लोग रह रहे हो या अगर ज़्यादा लोग हैं तो ये इसके हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा ये। तो जैसे गैस की मैं बात करूँ तो गैस ये डिपेंड करेगी कि आपकी समर में कितनी यूज़ हो रही है और विंटर में कितनी यूज़ हो रही है। क्योंकि विंटर में यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, मैंने जैसे आपको मेरे पुराने वीडियोस में बताया है। तो गैस यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज़ आपको घर में हीटिंग के लिए आपको गैस का ही यूज़ होता है आपके घर में। और ये भी डिपेंड करेगा कि आपके घर का एनर्जी लेवल क्या है। जैसे A, B और C, D में इन्होंने ऐसे डिवाइड करके रखा है। तो अगर आपके घर का एनर्जी लेवल A है तो मे भी हो सकता है आपका घर ज़्यादा इफ़िशेंट है तो आपको कम बिल आएगा, जैसे गैस का कम बिल आएगा। और अगर आपका घर D या फिर E है तो मे भी हो सकता है आपका घर में गैस ज़्यादा यूज़ होगी, इंसुलेशन इतना अच्छा नहीं होगा तो आपको ज़्यादा बिल आ सकता है। तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इन तीनों का पकड़ के आपको 100 to 150 यूरो आपका मंथली बिल आ सकता है ये चीज़ों के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वो है इंटरनेट कॉस्ट। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और नहीं भी चल रहा होता तो भी इंटरनेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे इंडिया में बात करनी हो या फिर आपको टीवी देखनी हो या फिर कुछ भी देखना हो मोबाइल में, तो इंटरनेट आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो मैं इंटरनेट कॉस्ट को 2 चीज़ों में डिवाइड करूँगी। एक तो है आपका घर का इंटरनेट जो आपके घर में रहेगा, और एक है जैसे आपका फ़ोन का इंटरनेट, जैसे आप बाहर जा रहे हो तो ये दोनों इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है। तो जो घर का इंटरनेट है वो डिपेंड करता है आपको कौन से स्पीड वाला लगाना है, आपको किस तरीके का इंटरनेट लगाना है। आपको ज़्यादा हाई स्पीड वाला चाहिए या फिर आपको 4K कंटेंट ज़्यादा देखना होता है तो आप हाई स्पीड वाला इंटरनेट लगा सकते हो। तो उसका जो मंथली कॉस्ट आता है 30 to 40 यूरो इंटरनेट का कॉस्ट है। जो आपका जो घर में जो इंटरनेट होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। और जैसे आप अपने मोबाइल में इंटरनेट करा रहे हो, जैसे बाहर जा रहे हो, कॉलिंग करना है या फिर इंडिया बात करनी है। इंडिया तो मोस्टली यहाँ पे तो हम व्हाट्सअप कॉल से ही बात करते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल कॉल करना है, लोकल कॉल करना है तो उसका कॉस्ट आपका मोबाइल रिचार्ज का आएगा 15 to 20 यूरो आई थिंक, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैं पर मंथ की बात कर रही हूँ। तो ये तो हो गई इंटरनेट और इंटरनेट की कॉस्ट, मतलब आपका घर का इंटरनेट और आपका मोबाइल का इंटरनेट पकड़ लो 40 मतलब 60 यूरो आपका पर मंथ का आपका इंटरनेट का कॉस्ट होगा। नेक्स्ट आपका मंथली कॉस्ट में आता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉस्ट माना जाता है यहाँ पे, वो है हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे नीदरलैंड्स में काफ़ी अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है। जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, और काफ़ी तरीके के अलग अलग इंश्योरेंस है। इतना सारा डिटेल में नहीं जाते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसे आप जिस दिन से नीदरलैंड्स आते हो पहले दिन से उसी दिन से आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का कैसा होता है, अगर आप इंडियन कंपनी के थ्रू यहाँ पे आ रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी कुछ सालों के लिए, तो में भी हो सकता है इंडियन कंपनी ने आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो वो कंपनी के थ्रू हो सकता है आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपका कवर्ड हो। लेकिन अगर आप इंडियन कंपनी के थ्रू नहीं आ रहे हो, लोकल कंपनी में यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हो और यहाँ पे कुछ साल रह रहे हो, अगर आप यहाँ पे लोकल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस खुद से परचेस करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट पड़ती है पर पर्सन का मैं बता रही हूँ 120 यूरो पर मंथ पर पर्सन का है। अगर आप 2 लोग हैं तो 2 लोग का आप डबल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई किड है तो यहाँ पर 18 साल तक बच्चे का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो फ्री होता है, वो चाहे डेंटल हो या फिर कुछ भी हो। अगर बच्चे का चेकअप कराना है वो आपका यहाँ पे जो है फ्री में हो जाता है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे बच्चों के लिए मेडिकल जो है वो फ्री में होता है।
जो 120 यूरो पर मंथ जो मैंने कॉस्ट बताई है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो तो बेसिक इंश्योरेंस हो गया, उसमें डेंटल कवर्ड नहीं है। अगर आप डेंटल इंश्योरेंस लेते हो तो मे बी 10-15 यूरो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दोनों का मिला लीजिए तो दोनों का मिला के आप 250 यूरो पकड़ लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस का आपका कॉस्ट। उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मैंने कहा अभी कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस है। उसमें से एक है लायबिलिटी इंश्योरेंस, वो लेना ज़रूरी है, काफ़ी लोग लेते हैं मतलब, तो इतने सारे इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ये वाला इंश्योरेंस ले सकते हो। जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, मान लो साइकिल से जा रहे हो, आपकी साइकिल, आपने किसी को साइकिल ठोक दी और आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो गया, तो ये इंश्योरेंस ये वो उस वाली सिचुएशन में काम आता है, जिसको लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं। तो ये वाला इंश्योरेंस ले सकते हैं। काफ़ी लोग नहीं लेते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि आप ले सकते हैं जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो ट्रांसपोर्टेशन की। नो डाउट यहाँ पे नीदरलैंड्स में बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट है। अगर आप सिटी में रहते हो या फिर सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट में रहते हो तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, विलेज तक, सिटी तक, मतलब आप बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करने में। और बस भी काफ़ी बहुत ही टाइम पे आती है और स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है कि कितने मिनट में बस आने वाली है। और मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करने में ट्रांसपोर्ट से। तो जैसे कि मैंने बोला अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का बहुत अच्छा है। एक तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कर सकते हो, अगर आप सिटी में रह रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस्ट है। अगर आप चूज़ करते हो रेंट बचाने के लिए, मैं थोड़ा आउटस्कर्ट में जाके रहता हूँ थोड़ा रेंट बचाने के लिए, तो मे भी आपको हो सकता है वो वाली सिचुएशन में आपको कार की ज़रूरत पड़े। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मैं बताया, अगर आप रोज़ ऑफिस भी जाते हो और ऐसे ट्रैवल भी करते हो तो मे बी हो सकता है एक जन का 80 to 100 यूरो कॉस्ट आ सकता है मंथली। अगर आप 2 लोग हैं तो आप डबल कर लीजिए, 200 यूरो हो सकता है। और अगर आपका ऑफिस है 10 से 15 किलोमीटर दूर है तो आप ये 80 to 100 यूरो कॉस्ट बचाने के लिए, थोड़ी बहुत कॉस्ट बचाने के लिए आप कुछ दिन आप साइकिल से ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रॉसरी शॉपिंग लानी है तो आपके घर के पास में, तो आप ट्रांसपोर्ट अवॉइड करके आप साइकिल से ही जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साइकिल के लिए काफ़ी अच्छा अलग से लेन बनाया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे सिर्फ साइकिल ही चलती है। और काफ़ी सही रास्ता है यहाँ पे, मतलब साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और पूरा कंट्री जैसे कि फ़्लैट है, पहाड़ तो है नहीं, तो फिर आप फ्लैट चलो तो साइकिल चलाने में इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। तो बेस्ट है कि आप साइकिल से जाओ। और फिर आता है आपका कार का एक्सपेंस। तो कार के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कार मैं ऊपर से आपको बताती हूँ। तो आप कार एक तो लीज़ पे ले सकते हो या फिर सेकेंड हैंड ले सकते हो या फिर आप नई परचेस कर सकते हो। वो एज़ पर ऑफ योर चॉइस है कि आपको कौन सा कार लेना है। अगर यहाँ पे बट कार चला रहे हो तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। वो डिपेंड होता है कि आपकी कार कितनी बड़ी है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। तो ये अगर आप कार लेते हैं तो ये मंथली एक्सपेंस आपके इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो कॉस्ट ऑफ फूड है। आप यहाँ पे रह रहे हो तो आपको 2 जगह जाना पड़ेगा। जैसे एक तो हो गया डच स्टोर और एक हो गया इंडियन स्टोर। तो इंडियन स्टोर में आपको आटा और मतलब जो इंडियन चीज़ें हैं, घी वगैरह ये सब चीज़ लेने तो आपको इंडियन स्टोर तो फॉर श्योर जाना ही पड़ेगा वीक में एक बार। और डच स्टोर भी वीक में एक बार जाना ही पड़ेगा। जैसे आपका दूध हो गया, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो गई, जैसे सब्ज़ी वगैरह जो भी है, ये सब आपको लेने तो जाना ही पड़ेगा। वीक में एक बार तो आप जाते ही होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद में भी आपको में भी हो सकता है वीक में एक बार जाना ही पड़े। तो जो 2 लोगों का मंथली एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे वीक में एक बार जा रहे हो आप, तो ग्रॉसरी शॉपिंग और इंडियन स्टोर और डच स्टोर दोनों का मिला के अगर मैं बात करूँ, 2 लोगों की बात कर रही हूँ मैं, तो आपको में भी हो सकता है आपको 100 यूरो का खर्चा हो सकता है। वीक का बात कर रही हूँ मैं। और वीक का तो मंथली का हो गया 400 यूरो। मैं कपल का बता रही हूँ। अगर आप एक किड के साथ रह रहे हो, अगर आपकी फैमिली है थोड़ी बड़ी, तो मे भी हो सकता है ये 400 to 600 यूरो भी जा सकता है। डिपेंड्स आपकी ज़रूरतें क्या है, उसके हिसाब से ये अमाउंट वैरी हो सकता है। तो ये फ़िक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से वैरी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, तो एक अमाउंट पकड़ के चलते हैं 400 to 600 यूरो।
ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। अभी इसके ऊपर हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में जाए या फिर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें। और अगर आप दो कपल एज अ कपल आप रेस्टोरेंट जाते हो और वहाँ पे खाना खाते हो, वेज और फिर नॉन वेज दोनों की बात कर लो, तो मे बी आपका हो सकता है 30 to 40 यूरो आपका बिल आ सकता है। अगर आप महीने में एक बार भी जाते हैं तो एक बार का 30 to 40 यूरो आपका 2 लोगों का बिल आ सकता है। अगर आप किड के साथ जा रहे हो तो मे बी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आ सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के जैसे कि बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं। रोड टैक्स, आपका खेमंते टैक्स मतलब म्युनिसिपैलिटी टैक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स में यहाँ पे आता है जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है आपके घर से जो कचरा निकलता है, तो म्युनिसिपैलिटी जिसको खेमंते बोलते हैं यहाँ पे, खेमंते, तो वो जो है वो आपके घर के कचरे को रिसाइकल करती है, तो उसके लिए वो अलग से टैक्स लेती है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये जो घर से ग्रीन वेस्ट आपका निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, रेस्ट निकलता है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ की म्युनिसिपैलिटी रिसाइकल करती है। तो उसका भी अलग सा कॉस्ट है यहाँ पे। 15 से 20 यूरो आपका पर मंथ का यहाँ पे टैक्स है, जिसको वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स बोलते हैं। तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटी जो है अलग से टैक्स लेती है। नेक्स्ट जो बात करूँ वो है स्कूल फ़ीस की। इंडिया से आप आ रहे हो यहाँ पे, बच्चे के साथ अगर आ रहे हो तो आप चाहोगे कि आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जाए, बिकॉज़ यहाँ पे डच स्कूल में अगर वो जाता है तो फिर उसको डच आनी बहुत ज़रूरी है। और आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे को आप डच स्कूल भेजो। अगर मे भी आपका बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान है यहाँ पे रहने का, तो आप सोच सकते हैं कि डच स्कूल में डाला जाए बच्चे को। तो अभी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्कूल की फ़ीस की। तो जब आप यहाँ पे पहली बार आते हो और इंटरनेशनल स्कूल में डालते हो बच्चे को, तो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल स्कूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप के स्कूल्स हैं। एक तो हो गया गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूल है और दूसरा है फुल्ली प्राइवेट स्कूल। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूल की फ़ीस इतनी नहीं है जितनी कि फुल्ली प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूल की भी देखा जाए तो काफ़ी फ़ीस है वहाँ की भी। तो वहाँ की अगर मैं साल की एनुअल फ़ीस की बात करूँ तो वो है 4000 यूरो से 6000 यूरो के बीच में गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूल की फ़ीस है। और प्राइवेट जो फुल्ली प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करूँ 12,000 यूरो से 24,000 यूरो तक। तो ये फुल्ली प्राइवेट स्कूल होता है, इसमें गवर्नमेंट फंडेड कुछ नहीं होता है, तो ये और थोड़ी एक्सपेंसिव स्कूल है। तो मैं आपको गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कूल का मंथली एक्सपेंस बताती हूँ। तो जैसे एक बच्चा जा रहा है आपका, तो उसका मंथली एक्सपेंस हो सकता है आपकी स्कूल का 500 यूरो हो सकता है आपका बच्चे का स्कूल का फ़ीस। और अगर वहीं आपका बच्चा अगर डच स्कूल में जाता है तो डच स्कूल यहाँ पे टोटली फ्री है, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। बस वो है कि वो डच लैंग्वेज में आपका बच्चा पढ़ेगा, बस इतना ही है। बाकी स्कूल की फ़ीस कुछ नहीं लगती है। तो ये आपका चॉइस है, आपको डच स्कूल में डालना है या फिर इंटरनेशनल स्कूल में डालना है। अगले एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। वो अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो, आपका छोटा बच्चा है यहाँ पे एज एन एक्सपेक्ट आ रहे हो, तो आपको हो सकता है कि चाइल्ड केयर लगे आपको, डे केयर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डे केयर तो काफ़ी महंगा है। अगर दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको तो ऑब्वियसली डे केयर में आपके बच्चे को डालना ही पड़ेगा। तो डे केयर का जो पर आवर रेट है वो 11 यूरो से 12 यूरो के बीच में ऐसा ही कुछ है। तो मैं इसकी कॉस्ट आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बिकॉज़ ये बहुत सारे फैक्टर पे वैरी कर सकता है। जैसे ये डिपेंड कर देगा कि आपका बच्चा कितने घंटे के लिए जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, कितने दिन के लिए मम्मी पापा काम कर रहे हो और कितने दिन के लिए बच्चे को आप डे केयर भेज रहे हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों पे वैरी कर सकता है। तो मैं एक रफ़ अमाउंट आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये भी एकदम फिक्स नहीं है कि इतना ही होगा। मे बी ये चेंज हो सकती है, डिपेंड्स। हर डे केयर का अलग होता है और हर डे केयर का में भी हो सकता है पर आवर रेट अलग हो। तो मैं आपको एक रफ़ अमाउंट बताती हूँ, जो कि मैं अगेन बोल रही हूँ वो एक फ़िक्स नहीं है, जस्ट फॉर आइडिया मैं आपको एक अमाउंट बता सकती हूँ।
हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है और बच्चा समझ लो 3 दिन के लिए डे केयर में जाता है, तो मे भी हो सकता है आपका कॉस्ट आ सकता है 600 to 700 यूरो। मैं एक रफ़ अमाउंट बता रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये फ़िक्स नहीं है। तो एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, तो ये मे भी इतना आ सकता है। तो ये था मेरा आज का कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नीदरलैंड्स। जैसे आप एज एन एक्सपेक्ट्स आ रहे हो और रह रहे हो यहाँ पे, तो क्या रफ़ आइडिया आने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नीदरलैंड्स। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा और एक आपको एक रफ़ आइडिया आ गया होगा यहाँ पे आने के पहले कि क्या मेरे एक्सपेंस हो सकते हैं। मैं अगर मैं कपल आ रहा हूँ या फिर एक बच्चे के साथ आ रहा हूँ, एज अ फैमिली आ रहा हूँ, तो मेरा क्या खर्चा हो सकता है और कितना मेरा खर्चे में अमाउंट जा सकता है। तो वो उसका एक आपको रफ़ आइडिया आ ही गया होगा। और आप कौन से टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस टाइप के और वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसको आप जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।